हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो क्या होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और सेकेंड पार्ट जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट वन बाय वन समझते हैं कि व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में एक वर्ड है स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, एट रेस्ट, यानी स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। यानी स्टूडेंट जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करेगा, ये सारी प्रॉपर्टीज हम किसके अंदर पढ़ते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अब देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या कहता है कि स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, यानी जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तो वो किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करेगा, वो सारी प्रॉपर्टीज हम किसके अंदर पढ़ते हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर स्टूडेंट। बट हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स के अंदर हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं, तो नेचर के बारे में पढ़ते हैं। अब ये नेचर क्या होता है, तो हमारे सराउंडिंग हमें जो कुछ भी दिखाई देती हैं या जो चीज़ भी हम सेंस करते हैं उन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, नेचर बोलते हैं। क्लियर है। तो स्टूडेंट, नेचर में बेसिकली हमें दो चीज़ें दिखाई देती हैं, फर्स्ट मैटर एंड सेकेंड इज व्हाट, रेडिएशन। ठीक है। तो दुनिया में जितने भी मैटर्स पाए जाते हैं वो सारे मैटर्स के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे एनर्जी। दुनिया के हर एक मैटर में एनर्जी पाई जाती है, दुनिया के हर एक मैटर में मास पाया जाता है। ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट हमारा क्या है, रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या होता है, तो सन से निकल के जो भी चीज़ें आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। बल्ब ट्यूबलाइट से जो भी चीज़ें निकलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। तो रेडिएशन के पास भी क्या होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसमें से कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या है, एनर्जी है। ठीक है। बट स्टूडेंट, रेडिएशन के पास क्या नहीं पाया जाता है, तो रेडिएशन के पास मास नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो हम लोग अभी रेडिएशन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हायर क्लासेस में पढ़ना होता है। ठीक है। तो हम लोग अभी किसको पढ़ने वाले हैं, मैटर के बारे में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा मैटर, तो स्टूडेंट दुनिया में जितने भी मैटर्स पाए जाते हैं वो दुनिया के हर एक मैटर जो है वो दो टाइप का फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो फोर्स है वो क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। और हम लोग जानते हैं कि मास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग ये भी पढ़े हैं कि ग्रेटर इज मास, ग्रेटर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, स्मॉलर इज मास, स्मॉलर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर स्टूडेंट। चलिए सेकेंड जो फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके वजह से क्रिएट होता है, तो जब हम दो बॉडीज़ को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है। और चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चलिए हम लोग वन बाय वन समझते हैं कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं और इस एग्जांपल की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल दोनों फोर्सेस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सन को बेसिकली हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं ना, सर्कुलर पाथ। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब है कि अर्थ और सन के बीच में क्या हो रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्टूडेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि हमारे सामने एक बॉल है ना। और जो बॉल है उस बॉल का हमने मास कितना कंसिडर किया, अप्रॉक्स 200 ग्राम्स। ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो हमारा अर्थ है उस अर्थ का मास कितना होता है, तो 6 × 10⁻24 kg। तो kg इज अ बिगर यूनिट, ग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट। यानी जो अर्थ का मास होता है वो एज कम्पेयर टू बॉल क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बॉल से क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो अर्थ क्या करता है, बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। हम लोग न्यूटन के बारे में जानते हैं और न्यूटन का कहानी भी हम लोग पढ़े हैं कि वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एप्पल जो है वो टूट के उनके गोद पे गिरता है। तो वो बोलते हैं कि यार ये एप्पल मेरे ही गोद पे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये उसका रीज़न क्या है स्टूडेंट, तो हमारा जो अर्थ है उस अर्थ का मास कितना है, 6 × 10⁻24 kg। बट जो एप्पल है इस एप्पल का मास हम कितना कंसिडर कर सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट 100 ग्राम। तो फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो अर्थ का मास है वो एज़ कम्पेयर टू एप्पल क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो अर्थ इस एप्पल को क्या करता है, अपनी तरफ
अट्रैक्ट करता है, और फाइनली एप्पल जो कहाँ पे आ जाता है, अर्थ पे आ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि व्हाट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज कैसा होता है स्टूडेंट, अट्रैक्टिव होता है, वो कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है। चलिए आगे तो एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग के पास दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि बचपन में हमारे जो सर होते थे वो सर किससे लिखा करते थे, चौक से ब्लैक बोर्ड में लिखा करते थे। तो जैसे ही चौक से ब्लैक बोर्ड में लिखते थे तो क्या होता था, तो चौक के छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो ब्लैक बोर्ड के साथ स्टिक हो जाते थे। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो चौक के डस्ट पार्टिकल है उसका मास क्या बहुत कम है, तो उसको कहाँ पे चले जाना चाहिए, अर्थ पे चले जाना चाहिए। लेकिन ये जो डस्ट पार्टिकल हैं वो किसके साथ स्टिक हो गए हैं, ब्लैक बोर्ड के साथ स्टिक हो गए हैं, है ना। जबकि उसको कहाँ जाना चाहिए, अर्थ पे जाना चाहिए। इसका मतलब है स्टूडेंट कि जो डस्ट पार्टिकल हैं और जो ब्लैक बोर्ड है इनके बीच में भी क्या हो रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम नहीं करता तो ये डस्ट पार्टिकल कहाँ पे चले जाते, अर्थ पे चले जाते। बट ये अर्थ पे जाने की बजाय ये ब्लैक बोर्ड के साथ स्टिक है। इसका मतलब है कि ब्लैक बोर्ड और डस्ट पार्टिकल के बीच में भी क्या हो रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल जो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बचपन में कॉपी में पेंसिल से लिखा करते थे। तो जब हम लोग पेंसिल से लिखते थे, लेटर सपोज ABC हमने लिखा, तो पेंसिल के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं थे वो पार्टिकल क्या हो जाते थे, कॉपी में स्टिक हो जाते थे। जबकि उन पार्टिकल का मास क्या होता है, बहुत कम होता है ना। तो उनको कहाँ पे जाना चाहिए, अर्थ पे जाना चाहिए। बट ये पार्टिकल अर्थ पे जाने की बजाय कॉपी के साथ क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इन छोटे छोटे पार्टिकल और कॉपी के बीच में भी क्या हो रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फिजिक्स की भाषा में क्या बोला गया, फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब देखिए जब जैसे ही हम इस पेंसिल से कॉपी में लिखते थे तो छोटे छोटे पार्टिकल क्या हो गए, स्टिक हो गए। इसका मतलब है कि पेंसिल के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उन पार्टिकल्स में क्या हो गया, एक स्ट्रेंथ आ गया, एक ताकत आ गया। और जब किसी पार्टिकल में स्ट्रेंथ या ताकत आ जाता है स्ट्रेंथ, तो वो किसी दूसरे पार्टिकल के साथ या तो स्टिक हो जाएगा या फिर क्या करेगा, या तो दूसरे के साथ जाके चिपक जाएगा या फिर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो उस सिचुएशन में वो जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनको फिजिक्स की भाषा में क्या बोला जाता है कि वो पार्टिकल क्या हो गए, तो चार्ज्ड हो गए। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है। और जब वो प्रॉपर्टी उस मटेरियल में या उस पार्टिकल में आ जाता है तो वो किसी दूसरे बॉडी के साथ क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। मतलब या तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है या फिर किसी दूसरे बॉडी के साथ जाके स्टिक हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो चलिए व्हाट इलेक्ट्रिक चार्ज, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर मटेरियल। यानी ये मटेरियल का क्या है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक है और जिसके कारण वो किसी दूसरे मटेरियल पे क्या करता है, तो फोर्स अप्लाई करता है। क्लियर है, आगे देखिए, तो इट इज़ एन इनहेरिएंट प्रॉपर्टी लाइक मास। तो स्टूडेंट जिस तरह से मास किसी बॉडी का क्या होता है, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी होता है। इनहेरिएंट मीन्स हम उस चीज़ को हम बाहर से दे नहीं सकते और ना ही उससे हम ले सकते हैं। ठीक है, तो मास जो होता है हम किसी बॉडी को दे नहीं सकते हैं। ठीक है, वो खुद ब खुद उसके अंदर पाया जाता है। तो उसी तरह जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है, तो इनहेरिएंट प्रॉपर्टी है। वो बॉडी के अंदर खुद ब खुद पाई जाती है, हम वो प्रॉपर्टी बाहर से नहीं दे सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिएंट प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक वर्ड लिया गया है वो वर्ड कहाँ से लिया गया है, इलेक्ट्रॉन वर्ड से लिया गया है। और इलेक्ट्रॉन जो वर्ड है वो कैसा वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है। और जिसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, तो एम्बर होता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है। तो देखिए स्टूडेंट दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट किसके बने होते हैं, एटम्स के बने होते हैं। और एटम्स के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, यानी दुनिया के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मिलियन ट्रिलियन एटम से मिलके बने होते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। एटम कंटेन्स 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन,
न्यूट्रॉन, टू ऑफ दीज एग्जिबिट अ प्रॉपर्टी वी कॉल इट चार्ज। यानी उस टाइम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, बट उन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही 2 ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज वाले प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में हम लोग देख रहे हैं कि एक फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसे हम लोग प्लस ई से भी डिनोट करते हैं। और इसको डिस्कवर्ड किन्होंने किया है तो गोल्डस्टीन ने। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। उस पर चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसे हम लोग माइनस ई से भी डिनोट करते हैं। और इनका खोज किन्होंने किया तो इसका खोज किन्होंने किया है जे थॉमसन साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे मास कितना होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। बट न्यूट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है तो 0। न्यूट्रॉन का खोज किन्होंने किया तो जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो स्टूडेंट जब इस टेबल को हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके पास जो चार्ज है वो चार्ज क्या होता है मैग्नीट्यूड में सेम होता है, बट नेचर में क्या होता है डिफरेंट होता है। नेचर मीन्स प्रोटॉन के पास कैसा नेचर है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा नेचर है नेगेटिव। बट मैग्नीट्यूड में अगर हम देखें तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है सेम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखिए मास वाला जो बॉक्स है, मास वाला बॉक्स में हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इसका जो मास होता है वो दुनिया के जितने भी पार्टिकल पाए जाते हैं उन सबसे क्या है सबसे कम है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दुनिया का सबसे लाइटर पार्टिकल होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है न्यूट्रल बॉडी। यानी हम लोग न्यूट्रल बॉडी किसे कहते हैं तो न्यूट्रल बॉडी किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर किसी बॉडी में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें हो तो उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। जैसे देखिए यहाँ पे एक बॉडी ले रहे हैं जिसमें प्रोटॉन का संख्या कितना है +100 और इलेक्ट्रॉन कितना है तो -100। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे हैं तो बैलेंस कंडीशन में। तो जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या बैलेंस हो तो उस सिचुएशन में उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या बोल रहा है कि इट हैज़ नो ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब क्या स्टूडेंट कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, कैसा बॉडी है न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी के अगर हम मान लीजिए इस पॉइंट पे जाते हैं तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम इस पॉइंट पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इस पॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा 0 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे हर एक पॉइंट पे सेम होते हैं न्यूट्रल बॉडी में। अब देखिए इट कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन द अदर बॉडी। यानी जो न्यूट्रल बॉडी होते हैं वो किसी भी दूसरे बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक चीज़ याद कर लीजिए कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली न्यूट्रल कंडीशन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला अगला जो टॉपिक है चार्ज्ड बॉडी है ना। तो चार्ज्ड बॉडी का मतलब क्या है तो इट इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ एन एक्सेस ऑफ आइदर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन देन इट इज़ कॉल्ड चार्ज्ड बॉडी। यानी स्टूडेंट कि अगर कोई बॉडी है उस बॉडी में या तो अगर प्रोटॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में हम बॉडी को क्या बोलते हैं चार्ज्ड बॉडी। जैसे दो एग्जांपल देखें यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जांपल उसमें क्या है कि प्रोटॉन का संख्या कितना है +10, इलेक्ट्रॉन कितना है -10। यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या है बैलेंस है, और अगर बैलेंस होता है तो वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं कि प्रोटॉन कितना है +60, इलेक्ट्रॉन कितना है -50। तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या बैलेंस नहीं है, यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसा है स्टूडेंट इम्बैलेंस है ना। मतलब यहाँ पे दोनों के बीच असंतुलन है, यानी प्रोटॉन यहाँ पे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन क्या है कम है। तो इस सिचुएशन में हम बॉडी को क्या बोलेंगे
चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, तो चार्ज्ड बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि चार्ज्ड बॉडी कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन द अदर बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी में हम लोग क्या पढ़े थे कि न्यूट्रल बॉडी जो है वो किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है, बट स्टूडेंट जो चार्ज बॉडी होते हैं वो चार्ज बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज बॉडी का बोलते हैं, यानी चार्ज बॉडी का कारण क्या है, क्यों हम किसी बॉडी को चार्ज बॉडी बोलते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा क्या है, काउज ऑफ चार्जिंग। तो काउज ऑफ चार्जिंग में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, तो ड्यूरिंग रबिंग चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन द बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी स्टूडेंट जब हम दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो चार्जेस क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, है ना, और वो किस पे डेवलप्ड होंगे, बॉडीज़ पे, और ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी जब दो बॉडीज़ को आपस में रगड़ा जाता है तो बॉडीज़ में इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है ना, चार्जेस क्रिएट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से निकलकर दूसरे बॉडी में चला जाता है, तो हमारा बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मान ले रहे हैं कि यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसका हमने एक एटम लिया है। ठीक है, तो इसके आउटर ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक, और एक दूसरा एलिमेंट है उसका हमने एक एटम लिया है, इसके आउटर ऑर्बिट में भी क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और हमें क्या पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस पे, तो यहाँ पे भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया। क्लियर है, तो हम लोग को पता है कि जो प्रोटॉन न्यूक्लियस होता है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो यहाँ वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल क्या है, ज़्यादा है, ऑर्बिट का संख्या ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कम है तो इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों एटम्स को आपस में रबिंग करते हैं, तो जैसे ही रबिंग करेंगे स्टूडेंट क्या होगा, हीट जनरेट होगा, और हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो इन दोनों के रबिंग के वजह से जो एनर्जी क्रिएट हुआ वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को भी मिलेगा और इस इलेक्ट्रॉन को भी मिलेगा। ठीक है, बट जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, और एक्साइटेड होकर ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को क्या करेगा स्टूडेंट, छोड़ देगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है अब कैसा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही जो होते हैं वो करंट के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इनिशियली ये एटम कैसा था, न्यूट्रल था, यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, बट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, जा चुका है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया स्टूडेंट, कम हो गया, तो ये बॉडी कैसा हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। अब देखिए ये जो सेकेंड एटम है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इनिशियली ये भी एटम कैसा था, न्यूट्रल था, यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, बट ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो अगेन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, तो इम्बैलेंस हो जाएंगे, तो ये एटम भी क्या हो गया, चार्ज हो गया, और ये एटम भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। किसके वजह से, तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, चलिए तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, व्हेन अ ड्राई हेयर ड्रेस्ड बाय अ कॉम्ब then positive and negative charges are produced in the hair and the comb due to transfer of electron from one body to another body। तो देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट फिगर में कि एक लड़का है जो क्या कर रहा है, कॉम कर रहा है, कंघी कर रहा है, तो कॉम और हेयर के बीच में क्या होता है, रबिंग होता है, फ्रिक्शन होता है, तो हेयर में स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और कॉम में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब इसी कॉम को हम स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर यानी पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके आते हैं, तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को ये कॉम क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों, क्योंकि ये कॉम और हेयर दोनों क्या हो चुके हैं स्टूडेंट, तो चार्ज हो चुके हैं। किसके वजह से, तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, यानी जैसा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क है, तो इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सिल्क पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क। क्लियर। चलिए थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि व्हेन एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विथ कैट्स फर, एबोनाइट रॉड बिकम्स नेगेटिव एंड कैट्स फर बिकम पॉजिटिव। तो एबोनाइट रॉड को हम लोग क्या करते हैं, कैट्स फर बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं, तो एबोनाइट रॉड पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और कैट्स फर में कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोग देखें काउज ऑफ चार्जिंग कि कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होता है। तो किसी भी बॉडी के चार्ज होने का कारण क्या है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, तो पहला जो फैक्ट्स है वो क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि व्हेन अ बॉडी लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, यानी जो बॉडी स्टूडेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, वो कैसा चार्ज ले लेता है, पॉजिटिवली चार्ज ले लेता है। व्हेन अ बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स नेगेटिवली, बट सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि जो बॉडी गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि व्हेन द बॉडी लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स इट्स मास डिक्रीजेस स्लाइटली, यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसका मास धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होता है कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी से निकल के जा रहा है, इट मीन्स 9.1 इंटू 10⁻31 kg मास क्या हो रहा है, उससे निकल रहा है। ठीक है, फोर्थ में क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि व्हेन द बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेता है, इट्स मास इंक्रीज स्लाइटली, तो उसका मास धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो चार्ज बॉडी होते हैं, चार्ज बॉडी कितने टाइप के हो गए, फर्स्ट इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड सेकंड इज व्हाट, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसको बोलते हैं, तो बॉडी विच लॉसेस सम इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, उसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोलते हैं। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी किसे बोलते हैं, तो बॉडी विच गेन सम इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो इतना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लेते हैं फंडामेंटल चार्ज। देखिए तो फंडामेंटल चार्ज क्या है, तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इन नेचर, यानी जो फंडामेंटल चार्ज होता है वो दुनिया में पाए जाने वाला सबसे छोटा चार्ज होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा चार्ज है, इसका मतलब है कि इस फंडामेंटल चार्ज को हम और ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ फंडामेंटल चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी जो फंडामेंटल चार्ज का वैल्यू होता है वो किसके वैल्यू के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के वैल्यू के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, बट लेस देन दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, तो इससे छोटा अमाउंट का वैल्यू का चार्ज जो वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये जो फंडामेंटल चार्ज होता है वो नेचर में पाया जाने वाला सबसे छोटा चार्ज होता है। तो इसका जो भी वैल्यू होगा, इससे कम वैल्यू का चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल ई, इसे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू कितना होता है, ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी हम बोल सकते हैं स्टूडेंट कि फंडामेंटल चार्ज जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का क्या होता है, पैकेट होता है। जैसे आम भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जो टॉफ़ी खाते हैं, तो टॉफ़ी क्या होता है, उसका अपना एक सर्टेन अमाउंट होता है कि 5 ग्राम का टॉफ़ी होगा या 10 ग्राम का पैकेट होगा। ठीक है, टॉफ़ी का। उसी तरह से जो हमारा फंडामेंटल चार्ज होता है उसका भी अपना एक अमाउंट होता है। कितने अमाउंट का ये पैकेट होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। ठीक है, तो फंडामेंटल चार्ज को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज भी या फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल चार्ज समझ में आ गया कि ये दुनिया का सबसे छोटा चार्ज होता है, और ये कितने अमाउंट का पैकेट होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का पैकेट होता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस के प्रकार। चार्ज
कितने टाइप्स के पाए जाते हैं? तो स्टूडेंट बेसिकली चार्ज दो टाइप्स के पाए जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? तो एक्सेस ऑफ प्रोटॉन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में प्रोटॉन क्या होता है? एक्सेस होता है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। और नेगेटिव चार्ज किसे बोलते हैं? तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? डिफिशिएंसी होता है, कमी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम है और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो उसको हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281 हो जाएगा, यानी इसके आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो सोडियम है, ये सोडियम अपने आप को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज़ करेगा, दे देगा किसी को। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, जो सोडियम है सोडियम के पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 287। ठीक है, तो इसके आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा? तो 7। बट स्टूडेंट क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या ज़रूरत होता है? तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट इज़ नेगेटिव चार्ज। चलिए अब हम लोग कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो पहला नोट क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी मेजर्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी बॉडी में अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है कि किसी बॉडी में कितना चार्ज होता है ना, या प्रेजेंट है, तो आप उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। क्लियर? नाउ इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। इसको या तो हम कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम लोग स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलॉम साइंटिस्ट का नाम है, तो इसलिए इसको हम लोग हमेशा कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम। जो चार्ज का यूनिट पड़ा है वो किनके नाम पे पड़ा है? तो कूलॉम साहब के नाम पे पड़ा है, इसलिए हमेशा इसको कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे जो हम आप पढ़ने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए तो चार्ज के कुछ हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या बोल रहा है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल वाइल डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट, यानी स्टूडेंट जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और डिसिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आइए फिगर से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो हमारे पास क्या है? ग्लास रॉड है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो दोनों ग्लास रॉड हैं, ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो डेफिनेटली ये जो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी ये ग्लास रॉड इधर मूव करेगा और ये ग्लास रॉड इधर मूव करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लियर है? क्योंकि दोनों के पास चार्जेस कैसा है? सेम है। अब यहाँ पे देखिए तो एबोनाइट रॉड है, तो दोनों एबोनाइट रॉड के पास चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो अगेन ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये रॉड इधर मूव करेगा और ये रॉड इधर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, थर्ड जो है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ग्लास रॉड है और एक एबोनाइट रॉड है, तो एक पे प्लस चार्ज है और ये एक पे माइनस चार्ज है। तो ये दोनों जो रॉड हैं, ये दोनों रॉड एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो बोला क्या गया है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर, यानी जो चार्ज होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है, मतलब चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जो हम लोग देखे भी है ना काउज ऑफ चार्जिंग में, कि किस तरह से चार्ज जो है वो एक बॉडी से ट्रांसफ़र होके क्या हो रहा है? दूसरे बॉडी में जा रहा है। और चार्जेस का ट्रांसफ़र कब होगा? तो जब एक बॉडी कैसा होगा? हायर पोटेंशियल का, और दूसरा बॉडी कैसा होगा? लोअर पोटेंशियल का। तो अगर एक बॉडी हायर पोटेंशियल रखता है और एक बॉडी लोअर पोटेंशियल रखता है, तो चार्जेस का जो फ्लो होगा वो किधर से किधर जाएगा? तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो चार्ज होता है वो चार्ज क्या कर सकता है? तो ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमारा क्या स्टूडेंट? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक वर्ड है क्वांटा, है ना, यानी क्वांटिटी। यहाँ से एक वर्ड निकाल सकते हैं क्या चीज़? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। ठीक है,
यानी क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो चार्ज कितने अमाउंट का क्वांटिटी होता है, तो हम लोग पढ़े थे कि फंडामेंटल चार्ज में कि चार्ज का जो पैकेट होता है वो कितने का होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी शब्द से समझ सकते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और ये जो बॉडी है इस बॉडी का हमको क्या करना है, टोटल वेट पता करना है। तो अगर हमको इस या फिर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, मान लीजिए अगर हम लोग एक टॉफ़ी का डिब्बा ले रहे हैं, ठीक है, और इसमें बहुत सारा टॉफ़ी भरा हुआ है, ठीक, और इस डिब्बे का पूरा वेट हमको पता करना है। तो इस पूरे डिब्बे का वेट पता करने के लिए क्या होना चाहिए, तो आपको दो चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। पहला क्या, तो यहाँ पे इस डिब्बे पे टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ कितना है और एक टॉफ़ी का वेट कितना है। तो अगर आपको एक टॉफ़ी का वेट पता हो जाए और टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ आपको पता हो जाए, तो आप इस पूरे डिब्बे का वेट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में क्या है, तो आप चार्ज की मतलब किसी बॉडी पे कितना चार्ज है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, तो आपको दो चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। पहला क्या, कि इस बॉडी में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितना है, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, और एक इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपको ये पता हो जाए कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट होगा, इसी से हम लोग क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है क्वांटा, है ना, और क्वांटा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पैकेट। ठीक है, यानी पैकेट ऑफ चार्ज। अब अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे पैकेट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का पैकेट। तो हम लोग तो पढ़ें कि चार्ज कितने अमाउंट का पैकेट होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का पैकेट होता है। उससे कम का पैकेट एग्जिस्ट नहीं करता, उससे थोड़ा सा ज़्यादा का भी पैकेट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपको इस बॉडीज़ का नेट चार्ज कैलकुलेट करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, एन मतलब नंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और दूसरा चीज़ क्या पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू कितना है, मतलब ई। ठीक है, अगर ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस बॉडी का क्या निकल जाएगा, क्यू निकल जाएगा, टोटल चार्ज निकल जाएगा, यानी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे एन क्या इंटेजर है, मतलब किसी भी बॉडी में जो चार्ज पाया जाता है वो हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल होता है, यानी इंटेजर फॉर्म में पाया जाता है, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में कभी भी नहीं पाया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें तो ई हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, तो ये कभी भी 1/2 ई के फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर 3/2 ई के फॉर्म में ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कैसा एग्जिस्ट करेगा, तो ई या फिर 2E या 3E। जैसे अगर हम ATM मशीन से पैसा निकालते हैं तो 100 का नोट निकाल सकते हैं, 200 का तो नहीं निकाल सकते, हाँ, बट 100 का 2 नोट निकाल सकते हैं। अगर हमको 400 निकालना है तो 100 का 4 नोट निकाल सकते हैं। ठीक है, बट क्या हम 150 का नोट निकाल सकते हैं, नहीं। 250 का नोट निकाल सकते हैं, नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आधा सवा पौने जो चार्जेज होते हैं वो चार्जेज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो हमेशा इंटेजर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, यानी एनी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसी को हमने फाइनली यहाँ पे क्या लिख दिया, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो देखिए क्या बोल रहा था, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी मस्ट बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ई, यानी जो किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है वो किसका मल्टीपल होता है, इंटेग्रल मल्टीपल होता है, किसका, ई का, है ना। यानी एन जो होगा वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये हमेशा इंटेजर में होगा। अब इंटेजर जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे साइन है प्लस और माइनस, क्योंकि एन किसको शो कर रहा है, इंटेजर को। अब इंटेजर जीरो भी होता है, प्लस माइनस में भी होता है। ठीक है, क्यू क्या है, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, और ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, तो किसी भी बॉडी में जो चार्ज पाया जाता है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है, यानी इंटेजर फॉर्म में पाया जाता है, वो कभी फ्रैक्शन में पाया नहीं जाता है। ठीक है, इससे बेस्ट हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है स्टूडेंट, तो 9 में हम लोग एक टॉपिक पढ़े हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी तरह स्टूडेंट जो चार्ज है वो चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, यानी चार्जेस
को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी हम उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि एक सिस्टम है ना, और ये सिस्टम कैसा है स्टूडेंट, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि हम उस पर बाहर से कुछ दे भी नहीं सकते हैं और उस सिस्टम के अंदर से मतलब उस बॉडी के अंदर से हम कुछ बाहर निकाल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वैसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। यानी इसके अंदर अगर 100 चार्ज है तो हम उसमें बाहर से चार्ज डाल भी नहीं सकते हैं और उसके अंदर का चार्ज को हम बाहर निकाल भी नहीं सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। मतलब इस बॉडी के अंदर जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो उसी को बोला गया है यहाँ पे, द नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से समझिए, देखिए यहाँ पे क्या है, रेडियो एक्टिविटी का डीके हो रहा है, यानी यूरेनियम है, यूरेनियम क्या हो रहा है हमारा, ब्रेक हो रहा है। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 92। अब यूरेनियम जब ब्रेक होता है स्टूडेंट तो क्या बनाता है, थोरियम और हीलियम। अब देखिए थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 90, और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। तो यूरेनियम के पास इनिशियल चार्ज कितना हो गया, 92। अब फाइनल में कितना स्टूडेंट, तो 90 + 2 यानी कितना हो गया, 92। यानी जो इनिशियली जितना चार्ज था उतना ही चार्ज कहाँ पे है, फाइनल में। मतलब चार्जेस का फॉर्म कन्वर्ट हो गया, बट चार्जेस रिमेन्स क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। यानी हम नया चार्ज क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं और ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी टोटल चार्ज बिफोर डीके, टोटल चार्ज आफ्टर डीके, ठीक है स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि गामा रेज है, गामा रेज के पास कितना चार्ज होता है, 0, यानी इनिशियल चार्ज कितना हो गया, 0। अब ये जो गामा रेज है जब किसी हेवी न्यूक्लियस से टकराता है तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो स्टूडेंट -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर है। और पॉजिट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो इसके पास होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो अगेन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो इनिशियली कैसा चार्ज, टोटल चार्ज कितना था, 0, और फाइनली भी टोटल चार्ज कितना है, 0। यानी इनिशियल चार्ज इक्वल टू क्या हो गया, फाइनल चार्ज। मतलब हम गामा रेज को तो 2 पार्ट में तो ब्रेक कर लिए, बट हमने कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं कर पाया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, बोल रहा है कि चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, यानी जो चार्ज होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है, मास से, बट मास इज नॉट एसोसिएटेड विथ चार्ज। यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट कि जहाँ पे मास पाया जाता है वहाँ पे चार्ज होता है, बट जहाँ पे, है ना। तो देखिए एग्जांपल से समझ लेते हैं, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पास क्या है, कोई चार्ज नहीं होता है, बट इसके पास क्या होता है, मास होता है। तो अगर मास है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसके पास चार्ज हो, ठीक है। बट प्रोटॉन के पास देखिए क्या है, मास है, तो इसके पास क्या है, चार्ज है। तो जिसके पास चार्ज होगा उसके पास डेफिनेटली मास होगा, बट जिसके पास मास है कोई ज़रूरी नहीं कि उसके पास चार्ज ही हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे चार्ज के प्रॉपर्टीज़ को पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा स्टूडेंट, उसमें हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे और उसमें क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।